अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। आज हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है डायाफ्राम सेल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए डायाफ्राम सेल में इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है ब्राइन की। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का पानी में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा सोल्यूशन जो है वो ब्राइन होगा। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो सेल यूज़ किया जाता है वो डायाफ्राम सेल है। अब हम आते हैं सेल की कंस्ट्रक्शन की तरफ। सेल स्टील का एक टैंक है। इसके अंदर सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं कैथोड, एनोड, इसके इलेक्ट्रोड्स और दूसरे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। कैथोड एक स्टील की ऑब्लॉन्ग वेसल है जिसे अंदर वाली साइड से एस्बेस्टॉस के साथ जो है वो कोट किया गया है, कवर किया गया है, लाइनिंग की गई है इसकी और उसकी शेप यू शेप है, या हम उसे डायाफ्राम भी कहते हैं। एनोड ग्रेफाइट का है, रॉड शेप्ड है और वो यू शेप्ड डायाफ्राम के अंदर सस्पेंडेड है। इसके अलावा जो कैथोड है उसके अंदर एक लेवलिंग डिवाइस होता है। कैथोड के अंदर जो है उसे ब्राइन को फिल कर दिया जाता है। लेवलिंग डिवाइस जो है वो ब्राइन के लेवल को मेंटेन करता है। उसके अलावा सेल के अंदर एक कैच बेसन है जो कि प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। रिएक्शंस ऑफ सेल में जो मेन रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन। जैसा कि हम इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन। सोडियम क्लोराइड जब एक्वस स्टेट में होगा, वाटर की प्रेजेंस में जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो 4 टाइप के आयंस बनेंगे: हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पे जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेल में 2 तरह के पॉजिटिव आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड सोडियम आयंस। कैथोड के ऊपर डायाफ्राम सेल में हाइड्रोजन आयंस अट्रैक्ट होके जाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखें तो सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की ज़्यादा टेंडेंसी है डिस्चार्ज होने की। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आएगा? वाटर से। तो ओवरऑल हम वाटर का रिएक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे और जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में हुई है तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। एनोड के ऊपर नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। डायाफ्राम सेल के केस में क्लोराइड आयंस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एनोड पे क्लोराइड आयंस जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हुई है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। 2 क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट होंगे। 2 क्लोरीन एटम्स आपस में ज्वाइन होकर क्लोरीन गैस बना देंगे। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं सेल की डायग्राम को। ये डायाफ्राम सेल है। डायाफ्राम सेल मेनली एक स्टील का टैंक है, ये इसकी बाउंड्री है, दिस वन। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। पहले हम देखते हैं कैथोड को। कैथोड ये यू शेप्ड है, परफोरेटेड है यानी पोरस है, इसके अंदर पोर्स हैं और अंदर वाली साइड पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है, वो भी पोरस है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। एनोड रॉड शेप है और एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। सेल के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो ब्राइन है। ब्राइन को इधर से एंटर करते हैं। ब्राइन आके कैथोड कंपार्टमेंट में फिल अप हो जाता है। इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इधर लेवलिंग डिवाइस भी मौजूद होता है जो ब्राइन के लेवल को मेंटेन करता है। ये सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है।
जब इस सेल में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रिएक्शन होता है। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जिसे यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी जो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो सोल्यूशन है इसमें से जैसा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो चुकी है, तो बाकी जो आइंस इस सोल्यूशन में बचेंगे वो होंगे हाइड्रोक्साइड आइंस और सोडियम आइंस। इसके अलावा ब्राइन भी कंटिन्यूअसली इसके अंदर ऐड होता जा रहा है। तो ये जो सोल्यूशन है ये इन परफोरेशंस, इन होल्स में से पर्कुलेट करके नीचे आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कैच बेसन। कैच बेसन के अंदर ये कलेक्ट हो जाएगा। अब फर्दर जो कैच बेसन के अंदर सोल्यूशन आता है इसको प्रोसेस करके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब कैच बेसन के अंदर जो सोल्यूशन आया था उसमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 16% सोडियम क्लोराइड है, यानी ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है। इसमें से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट करना है। इस सोल्यूशन को हीट अप किया जाता है जिसकी वजह से इसमें एवेपोरेशन होती है, सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जब सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड में से जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो सोडियम क्लोराइड की होती है, वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। इसे हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं। बाकी जो सोल्यूशन बचता है उसमें 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और 1% सोडियम क्लोराइड। कमर्शियल पर्पस के लिए इसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन कमर्शियल लेवल। 1% सोडियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो कमर्शियली जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड परचेज करते हैं उसमें 1% सोडियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सेल की प्रॉब्लम्स। इस सेल में दो प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन गैस हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ रिएक्ट कर सकती है जिसके रिजल्ट में हाइपोक्लोराइट आइंस बनते हैं, OCl नेगेटिव। क्लोराइड और आइंस एंड वाटर, तो जो न्यू आइंस हैं वो हाइपोक्लोराइट आइंस बनेंगे। ये एक प्रॉब्लम है सेल का। सेकेंड प्रॉब्लम है कि हाइड्रोक्साइड आइंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स एनोड। वैसे तो क्लोराइड आइंस अट्रैक्ट होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आइंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसके रिजल्ट में जब वो डिस्चार्ज होंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी जो कि क्लोरीन गैस को इम्प्योर कर देगी। अब इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है? सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब क्लोरीन गैस किस पे प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है। और हाइड्रोक्साइड आइंस अगर हम रिएक्शंस को देखें तो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कैथोड पे प्रोड्यूस होते हैं। अगर इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर दिया जाए, एस्बेस्टॉस डायफ्राम यूज़ करने का यही पर्पस है कि कैथोड और एनोड जो कंपार्टमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, जिसकी वजह से आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या था कि जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं वो भी अट्रैक्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स एनोड। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? ब्राइन का जो लेवल है वो एनोड कंपार्टमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द कैथोड कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से ब्राइन का जो ओवरऑल फ्लो है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगा। हाइड्रोक्साइड आइंस चूँकि कैथोड कंपार्टमेंट में मौजूद हैं तो वो ऑपोजिट टू द फ्लो आके एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसे मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सिंप्लीफाइड डायग्राम देखते हैं डायफ्राम सेल की। इससे हम देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को। ये एनोड है, एनोड के ऊपर नॉर्मली क्लोराइड आइंस अट्रैक्ट होकर आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोक्साइड आइंस भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो एनोड कंपार्टमेंट है उसमें ब्राइन का लेवल हाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ब्राइन का फ्लो है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड कंपार्टमेंट होगा। हाइड्रोक्साइड आइंस ऑपोजिट टू द फ्लो मूव नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जबकि सोडियम आइंस जो हैं वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड मूव करते जाएंगे।
इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयंस कैथोड टू एनोड मूव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने डायफ्राम सेल को डिटेल में पढ़ा है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है ऑन कमर्शियल लेवल, इसके 2 प्रॉब्लम्स कौन से हैं और उन 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको डायफ्राम सेल अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।